जब बच्चा पेट में ही होता है बच्चे का तभी ब्लड चेंज कर दिया जाता है। ओके। और अदरवाइज अगर आप मदर RH नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव निकलता है, फादर के ऊपर जाता है, तो मदर को 72 घंटे के अंदर अंदर एक कोई 2-2.5 हजार रुपए का एंटी-डी का टीका लगता है एंड आफ्टर दैट इट इज नॉर्मल। और अगर डाउन सिंड्रोम है तो मतलब अबॉर्शन करवाने की जरूरत पड़ती है? उसमें फिर अबॉर्शन रिकमेंडेड होता है, बट द फाइनल डिसीजन लाइज विद द कपल। एंड कब तक हो सकता है ये? मेडिकली हमारे यहाँ जो लीगली अलाउड है 20 वीक्स पे। 20 वीक्स के बाद फिर हम अबॉर्शन नहीं करते। अगर किसी पेशेंट का लेट डायग्नोज हुआ है डाउन सिंड्रोम, उसने बाद में टेस्ट करवाया या हमारे पास टेस्ट तो उसने जल्दी करवा लिया लेकिन हमारे पास रिपोर्ट लेके लेट आया, तो 20 वीक्स के बाद हम उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। देन द पर्सन हैज टू कंटिन्यू विद दैट प्रेगनेंसी। ओके। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का मिस कैरेज हो जाए तो क्या वो हर बारी प्रॉब्लम आती है? हर बारी प्रॉब्लम तो नहीं आती। कुछ टाइम कुछ ऐसे होता है कि कुछ अबॉर्शंस का तो हमें रीजन मिल जाता है, कुछ का हमें रीजन नहीं मिलता। जब रीजन नहीं मिलता तो हमें डर होता है कि अगली बार भी फिर ना हो जाए, अगर यही प्रॉब्लम फिर से होती है तो उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ये होता है कि पेशेंट के मन में बड़ी एप्रीहेंशन हो जाती है नेक्स्ट टाइम। एक बार जब उसका अबॉर्शन हो जाता है, नेक्स्ट टाइम द कपल इज वेरी एप्रीहेंसिव, तो थोड़ा सा उनके टेस्ट ज्यादा होते हैं, थोड़ी सी उनके दवाइयां बढ़ जाती हैं। दैट इज द ओनली थिंग। ओके। डॉक्टर मंगला भी हमारे साथ हैं, संगीत संधू जो कि हमारे को दिल्ली से फोन कर रही हैं। संगीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्पलाइन में। क्या है आपका सवाल? Thank you, Ritu, and hi, doctor. I'm Sangeet Sandhu from Delhi. My question is कि मैं अपने पहले ट्राइमेस्टर च and this is my first pregnancy. So I just want to ask कि कोई special precautions होंदियां ने which I should take regarding maybe exercising or some food which I should avoid or take, or exercises I should do or avoid so that it's best for my baby and me. Are you a vegetarian or a non-vegetarian? I'm an eggitarian. An eggitarian. See, basically first 3 months में हम ये कहते हैं कि एक तो बेमतलब की दवाइयाँ नहीं खाओ, जहाँ एक्सरेज है वहाँ नहीं जाओ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग और रिलेशनशिप को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी हम थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, बिकॉज समटाइम्स यू कैन स्टार्ट ब्लीडिंग। डाइट में हम बेसिकली कहते हैं कि प्रेगनेंसी इज अ टाइम टू ईट बट नॉट टू ओवर ईट और नॉट टू अंडर ईट ऑल्सो, एंड ईट सेंसिबली। तो अगर आप एगिटेरियन है बहुत बढ़िया बात है। आप मेडिकली अगर आप पूछो क्या इंडियन डाइट के हिसाब से क्या बढ़िया डाइट है, तो आपको एक तो 5 डिफरेंट फल खाने चाहिए। बाय 5 डिफरेंट फ्रूट्स मींस आपको सारे मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स उसके बीच में चले जाते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स अगर आप खाते हो तो आपको डिफरेंट विटामिन्स मिल जाते हैं। 5-6 बादाम हम रात को भिगो के सुबह खाने को बोलते हैं। उसमें आपको जो आजकल लोगों को होता है फिश ऑयल खाना है, फिश ऑयल खाना है। सो वो जो हमारे एक पुरानी प्रथा है कि हम बादाम को भिगो के खाते हैं, तो वो एक फिश ऑयल वाली जो चीज होती है वो हमारे बादाम में हमें मिल जाती है। सो उससे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट बेटर होती है। यू शुड टेक 2 बिग ग्लासेस ऑफ मिल्क एंड यू शुड टेक 1 एग डेली इन वट एवर फॉर्म यू वांट टू टेक इट। अगर आप ओवरवेट है तो उसको बॉइल्ड में खा लीजिए, अगर आपका वेट ठीक है तो आप उसको फ्राइड भी खा सकती हैं। ये प्लस योर नॉर्मल डाइट विच शुड इंक्लूड फ्रूट्स, विच शुड इंक्लूड सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सब कुछ मिला के, और दिस इज अनफ। नॉर्मल रोटी, 5 डिफरेंट फल, 5-6 बादाम भिगो के, 2 ग्लास दूध और 1 अंडा। दिस इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर ऑल योर 9 मंथ्स। दैट्स वेरी नाइस। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए? हाई प्रोटीन, हाई कार्ब और व्हाट? Basically, if you, it has to be a balance between proteins and carbohydrates. Indian diet as such, उसमें carbohydrates ज्यादा हैं। Non-vegetarians को थोड़ा advantage है कि they can take proteins, but vegetarians के लिए प्रोटीन का सोर्स बहुत कम रह जाता है, तो उनको हम एक तो पनीर कहते हैं। सोयाबीन आजकल जो है, सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और उनको हम ये कहते हैं इवन व्हेन यू टेक नट्स दैट दे आल्सो गिव यू प्रोटीन। मिल्क में भी थोड़ा प्रोटीन है, तो उनको हम सोयाबीन और नट्स पे ज्यादा स्ट्रेस करने को बोलते हैं। ओके। और डाइट की बात तो होगी, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, जैसे उन्होंने पूछा अभी संगीत ने हमसे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? नो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी पहली हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, हिस्ट्री का मतलब है कोई आपके अबॉर्शंस नहीं है, कोई आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो यू शुड बी एक्टिव इन योर प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल सिस्टम होता है कि जनरली पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर टाइम नहीं मिलता। हम उनको एक बड़ा सिंपल सा कहते हैं, हर मील के बाद 20 मिनट सैर कर लो, प्लस ऑल्सो हाफ एन आवर वॉक इन द इवनिंग। Should that be a brisk walk or normal walk? A comfortable walk. You can, if you have a treadmill at home, आप बैलेंस करके सिंपल लो उस पे स्पीड के ऊपर, जस्ट यू कैन बी ऑन द ट्रेडमिल। if you know swimming, the best exercise is swimming, और आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट बैठ के साइकिलिंग भी कर सकते हैं, बट only if your doctor tells you no, then it has not to be done. Okay. Otherwise, if there is no pregnancy complication, you should do these exercises. You should remain active.
Or you should maintain the lifestyle that you've been maintaining earlier and do all your household work. That is it. Being active helps during delivery? Yes, it helps you because एक तो आपकी मांसपेशियां, your veins and your muscles remain active and flow of blood circulation उसमें better होता है. And also if you remain active, you have a relatively easy delivery. Okay. और अगर हम बात करें बेबी की, फील कब होता है बेबी मूव कर रहा है? फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब आपके 5 महीने पूरे हो जाते हैं उसके बाद. सेकेंड प्रेगनेंसी में थोड़ा जल्दी, बिकॉज आपको थोड़ा एहसास होता है, पिछली बार का एक तजुर्बा होता है, तो आप उसको जल्दी महसूस कर लेती हैं. वैसे बच्चा तो अंदर पेट में डे 1 से हिल रहा होता है, बट महसूस लेट होता है. 5.5 months in the first pregnancy and about 4 months in the second pregnancy. Does size have to do anything with it? No. The baby is growing. No, it's just that the kicks are little smaller. They are not that vigorous before that. And as the baby grows, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो उसकी kicks भी stronger होती जाती हैं. Okay. डॉक्टर मंगला, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का. कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम डॉक्टर मंगला डोगरा से नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी पर चर्चा करेंगे. जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में. ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर मंगला डोगरा से प्रेगनेंसी से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस पर चर्चा की और अब हम नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी पर चर्चा करेंगे. डॉक्टर मंगला, सबसे पहले हमें बताएं कि नॉर्मल डिलीवरी के फायदे क्या होते हैं? बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी का फायदा यह है कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. भगवान ने उसको इसी तरीके से बनाया है. सदियों से, पुश्तों से हमारे सबके परिवार के सब लोग नॉर्मली डिलीवर होते रहे. सर्जरी जब भी होती है, सिजेरियन है चाहे, आजकल के मॉडर्न जमाने में इतना उसका रिस्क फैक्टर नहीं रहा, पर ऑपरेशन इज ऑपरेशन और उसकी किसी भी ऑपरेशन के साथ किसी भी टाइम की कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. सो नॉर्मल इज ऑलवेज प्रेफर्ड. पर आजकल लॉट ऑफ वुमेन प्रेफर करती हैं कि हम सिजेरियन करवाएं. जब भी ऑल दीज यंगस्टर्स जब ये किटी पार्टी में बैठ के डिस्कस करती हैं तो ये लोग कभी अपने अच्छे तजुर्बे डिस्कस नहीं करती. दे विल नेवर शेयर थिंग्स कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मेरे को ये अच्छा है और ये अच्छा है, लेकिन दे विल ऑलवेज डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस और दे विल ऑलवेज डिस्कस कि बहुत दर्द होती है, नॉर्मल मत कराना, सिजेरियन कराना है. So, आजकल के जो न्यू जनरेशन है एंड दे आर वेरी क्लियर कि 1-2 बच्चे करने हैं, हमें कौन से बहुत बच्चे करने हैं, आई कांट गो थ्रू द लेबर पेन्स, तो वो बहुत एक मन बना के आती हैं कि हम मुझे सिजेरियन करवाना है. तो उसकी जरूरत कब पड़ती है? अगर हम बिसाइड द लेबर पेन्स अगर बात करें तो सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत कब पड़ती है? बेसिकली ऐसे है कि अगर तो आपका बच्चा सीधा है, बाय सीधा मींस हेड डाउन, तो हम उस पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोड़ते हैं. अगर उसको साथ में कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे डायबिटीज हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, या उसका बच्चा बहुत बड़ा है या बहुत ज्यादा छोटा है, तब कई बार हमें उसके लिए सिजेरियन करना पड़ता है. कई बार ऐसे होता है कि बच्चा उल्टा होता है या आड़ा होता है, उसके लिए भी सिजेरियन करना पड़ता है. कई बार ऐसे होता है कि बच्चा ड्यूरिंग लेबर उसकी हार्ट बीट डिप करने लग पड़ती है, विच वी कॉल एज फीटल डिस्ट्रेस, विच इज लाइक एन इमरजेंसी, तो उसके लिए भी उसका सिजेरियन करना पड़ता है. और कई बार ऐसे होता है कि बच्चा अंदर पेट के अंदर ड्यूरिंग लेबर पॉटी कर देता है, जो कि नॉर्मली वो नहीं करता. बच्चा पॉटी बाहर आके ही करता है. तो अगर बच्चा पॉटी अंदर कर दे, जिसको हम मिकोनियम कहते हैं, तो वो भी एक तरह की इमरजेंसी है कि डिलीवर मी फास्ट, सो उसके लिए भी सिजेरियन करना पड़ता है. ओके डॉक्टर मंगला, भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुचेता सगर हैं अमृतसर से. सुचेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थलाइन में. क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मैं सुचेता सगर बोल रही हूँ फ्रॉम अमृतसर. मेरी एज 27 ईयर्स है जी, और मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ जी. और मेरा ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरा ये सवाल है कि मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी लाइन बनती है जो मेरे केस में मैं आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है. ओके. मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल है, ऐसा होता है कि कोई वरी करने की जरूरत है इसमें, गायनी को कंसल्ट करने की जरूरत है इसमें, कि इट्स नॉर्मल? दिस इज नॉर्मल. ये जो प्रेगनेंसी में एक काली सी लाइन धुन्नी के आसपास और धुन्नी से नीचे हेयर लाइन तक, नीचे पेल्विक हेयर लाइन तक जो एक काली लाइन होती है, ये सब पेशेंट्स को नहीं होती. इट इज जस्ट लाइक प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन. जैसे कई लोगों के मुंह पे दाग पड़ जाते हैं प्रेगनेंसी, कई लोगों के नहीं पड़ते. तो ये जो लाइन भी है, ये भी कई पेशेंट्स के होती है, कई के नहीं होती. इसका कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नेचुरल थिंग. और अगर ये नहीं भी है तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी डॉक्टर को इस चीज के लिए मिलने के लिए जरूरत है. जी डॉक्टर मंगला, भी हमने बात की कि बच्चा अगर उल्टा है, इसी से जुड़ा है हमारे नेक्स्ट कॉलर का सवाल जो है आर्या मलिक करनाल से. आर्या, आपका स्वागत है हेल्थलाइन में. क्या है आपका सवाल? Hi doctor, I'm Arya Malik, 30 years and I'm calling from Karnal. I'm 34 weeks pregnant.
My problem is that my baby is breaching right now. Like I'm really worried. Will I have a normal delivery or it would be a cesarean? देखिए ऐसा है कि प्रेगनेंसी 40 हफ्ते की होती है। जब आपके 8 महीने पूरे होते हैं तो यू आर अबाउट 35 वीक्स। तो बाय एंड लार्ज 35 वीक्स से पहले 70% ऑफ द प्रेगनेंसीज आर ब्रीच ओनली। मरीज हमारे पास होता है अभी सीधा है बच्चा, अभी उल्टा है, अभी टेढ़ा है। जब तक आपके 35 वीक्स पूरे नहीं हो जाते हम बॉदर भी नहीं करते कि आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि बच्चा घूमता रहता है। सो यू स्टिल हैव अ वीक 10 days बिफोर योर बेबी कैन चेंज। तो अगर तो आपका बेबी नेचुरली टर्न कर जाता है, जो कि हमें 80 to 90% की उम्मीद है कि वो टर्न कर जाएगा, बिकॉज दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी अगर बच्चा सीधा हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर आपका सिजेरियन होगा, लेकिन इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये नेचुरल चीज है, बच्चे ने आप ही घूमना है। सो आप टेंशन नहीं लगाइए, इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि 80 to 90% चांस अभी है आपके बच्चे को टर्न करने का। अगर टर्न हो जाता है यू आर फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, इफ इट डजंट टर्न यू आर फॉर अ प्लान्ड सिजेरियन। डॉक्टर मंगला, 8वें 9वें महीने तक अक्सर लॉट ऑफ वुमेन दे कंप्लेन ऑफ बैक एक, इसका कोई सोल्यूशन होता है? बेसिकली बैक एक का रीजन ये होता है कि जो हमारे पीछे बैक के जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। तो व्हेन यू आर टर्निंग इन द बेड, जब आप टर्न कर रहे हो या जब आप चल रहे हो तो आपको पीछे बहुत बैक एक होती है, और ज्यादातर ये बैक एक रात को ही तंग करती है व्हाइल यू आर टर्निंग इन द बेड। और जो सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी वाले होते हैं उनके आगे सुसु वाले जोड़ में भी दर्द होती है। दिस इज द रिलैक्सेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड एट टाइम्स इट कैन बी वेरी वेरी बैड। पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर सारी रात करवट नहीं ले पाते, बहुत दर्द होती है। Because वेट गेन के करके है या नॉट वेट गेन, बिकॉज पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ 2 हिप बोन्स हैं, वो हिप बोन्स खुल जाती हैं। बिकॉज आपको ये समझना है कि वही जगह है, उसी जगह में बच्चा अपनी जगह बना रहा है, तो कुछ जॉइंट्स खुल जाते हैं। सो व्हेन यू आर टर्निंग इन द बेड वो जॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे सिचुएटेड होते हैं, बट द मोमेंट यू डिलीवर वो जॉइंट्स अपने वापस जगह पे चले जाते हैं। सो सबसे पहले तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि इसके लिए पेन किलर नहीं लेना, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आपको 3-4 महीने रहेगी, एंड यू कांट टेक अ पेन किलर एवरी डे फॉर दिस, बिकॉज द पेन किलर विल गो टू द बेबी आल्सो। दूसरा उनको हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सरसाइजेज उनको बताते हैं बैक के लिए, और थोड़ा योगा करने को बोलते हैं, वो भी किसी ट्रेनर के अंडर। एंड ऑल्सो वी टेल देम कि वो बैक की थोड़ी मालिश कर सकते हैं। सर्दियों में तो दे कैन यूज अ हॉट वाटर बॉटल और हॉट ब्लैंकेट, और कभी कभार बहुत मुश्किल हो तो मूव जैसे पेन किलर होते हैं कभी कभार वो भी लगा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म नहीं है, इसलिए उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। द ओनली रियश्योरिंग फैक्टर इज कि द मोमेंट दे डिलीवर इट गोज देयर एंड देन ऑन द डिलीवरी टेबल इटसेल्फ। दैट्स सो नाइस, बट देन दैट्स द नेचर आई गेस। एंड फाइनली डॉक्टर मंगला, न्यूबॉर्न बेबी के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? न्यूबॉर्न बेबी के स्वागत के लिए सबसे पहले ये है कि जो भी बच्चे के लिए आप कपड़े लेके आ रहे हो वो आप ब्रांड न्यू बाजार से मत लेके आइए। जब भी आप उठाते हैं उनको कपड़ों को, बिकॉज बाजार में उनको 10 लोगों ने पकड़ा होता है। सो आप जो भी कपड़े लेके आते हो आप उनको अच्छी तरह से साफ पानी में धो के, साबुन से धो के, सुखा के, कई लोग उसमें डेटॉल में धोने बैठ जाते हैं, वो भी नहीं, देयर इज नो नीड टू वॉश योर क्लोथ्स इन डेटॉल। अच्छे कपड़े आप बिल्कुल आप अपने बच्चे के लिए साफ धुले हुए कपड़े लेके, धोने के 2 रीजन हैं, एक तो दूसरे के हाथ में लगे होते हैं, इन्फेक्शन के चांस नहीं है, दूसरा धोने के बाद कपड़ा थोड़ा नरम पड़ जाता है। सो इट इज रिलेटिवली अ सॉफ्टर दिस थिंग। और जब भी आपने बच्चा पैदा होने के बाद जो अगर किसी को जुकाम खांसी है वो बच्चे के पास ना आए, क्योंकि आपको ये समझना है कि बच्चा एक बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट से आया है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से आया है। किसी को जुकाम खांसी है तो सबसे पहले उस बच्चे को लगेगी जी। और आजकल हैंड सैनिटाइजर्स मिलते हैं, जो भी कमरे में आए अपने हाथ धोए फिर बच्चे को उठाए। Dr. Mangla, you took out time for us. Thank you so much for coming into our studios. Thank you. It was a pleasure coming here. Thanks. उम्मीद करते हैं कि प्रेगनेंसी के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com, और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ की जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।